गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हमारा विषय है भूगोल। ज्योग्राफी या भूगोल में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जो चैप्टर हमने शुरू किया है, वो है आपका ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद पिछली क्लास में जो ज्योग्राफी क्लास हुई थी, गुड आफ्टरनून संध्या, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? गुड आफ्टरनून, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज बताइए। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, प्लीज बताइए कि मेरी वॉइस आपको आ रही है या नहीं। या फिर आप मैसेज टाइप करके बताइए। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक शुरू हुआ था, वो है स्टार या तारे। ठीक है, तारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? प्लीज कोई बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर माइक का यूज करिए। मेरी वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके। मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। टाइम से मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलो, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, वो था हमारा स्टार या फिर तारे। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। इसके पहले का हमने पढ़ा हुआ है। शुरुआत करने से पहले कुछ मेरे सवाल हैं, आप लोग आंसर करिएगा। पहला सवाल ये है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? संध्या और जितेंद्र, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। बताइए, प्रश्न क्या है? हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं उसका नाम बताइए। हमारी आकाश गंगा का नाम। नहीं, क्षोभ मंडल कैसे हो जाएगा? क्षोभ मंडल तो आपके जो वातावरण है उसकी एक लेयर है, उसकी एक परत है। ठीक है, मैंने पूछा है हमारी आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा का एक नाम है। जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है? इसको मैंने पढ़ाया भी है। जितेंद्र, आप बताएंगे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। दुग्ध मेखला आंसर आ गया है। दुग्ध मेखला, वेरी गुड जितेंद्र। दुग्ध मेखला हमारी आकाश गंगा का नाम है जिसमें हम सभी रहते हैं। हमारे 8 ग्रह हैं, सूर्य है और बाकी तारे भी हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। अगला सवाल है आपके लिए, हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे नजदीक कौन है? इसकी मित्र कौन है? बुद्ध मेघला के मित्र कौन है सबसे नजदीक? आकाशगंगा का नाम बताएं। सभी लोग आंसर करिए। अजय, जितेंद्र, संध्या, आप सभी प्रेजेंट थे जहाँ तक मुझे याद है। चलो आंसर करो फटाफट, कमेंट करो। हमारी आकाश गंगा के सबसे पास में जो दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? अजय, आप तो क्लास में थे उस टाइम पर जब बताया था ये। आंसर करिए, सही गलत हो कुछ भी हो आप टाइप करिए, आंसर करिए, ठीक है, तभी आप सीखोगे। देवयानी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। संध्या का आंसर आया है देवयानी। एंड्रोमेडा भी इसका नाम। ठीक है, क्या नाम है?
एंड्रोमेडा नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में देवयानी। बहुत अच्छे, आंसर आ गया है देवयानी। इंग्लिश में एंड्रोमेडा। कई बार हिंदी नाम नहीं देगा, इसलिए आपको इंग्लिश भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्या पता ऑप्शन में देवयानी ना दिया हो, इसलिए इंग्लिश नाम याद कर लेना। और फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी थी कि हमसे जो सेकंड नंबर पे पास में है, सबसे पास में तो आपके देवयानी है, और जो सेकंड नंबर में पास में है वो है NGC M33। क्या है? NGC M33। ये भी एक आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा के सेकंड नंबर पे पास में है। जैसे यदि आप हमारी, ये हमारी क्या है, दुग्ध मेखला है, उसके पास में आपकी आ जाएगी देवयानी, फिर यहाँ पर क्या है आपकी NGC है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड में है, और इन तीनों को मिलाएं तो क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर। ये भी आपको पढ़ाया था मैंने कल जब भी हमारी क्लास हुई थी। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं। किसका समूह? आकाश गंगाओं का समूह कहलाता है सुपर क्लस्टर। तो हमारे सुपर क्लस्टर में कौन कौन है? दुग्ध मेखला जिसमें हम रहते हैं, दूसरा आपका है एंड्रोमेडा, और तीसरी है NGC M33। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया है? तो अब हम शुरू करते हैं तारों के बारे में। तारे या स्टार्स। अब तो इतना प्रदूषण हो गया है कि आसमान में तारे दिखते ही नहीं है, वरना पहले गांव में जाओ छुट्टियों में, छतों पर हम सोया करते थे। हमें याद है नानी के यहाँ, तो छतों पर अक्सर गांव में लेटा जाता है रात के समय, तो आराम से एकदम साफ आपको तारे दिखाई पड़ते थे कि हाँ तारे कितने सारे हैं, ठीक है। और जब छोटे तो गिनते भी थे, गिनने का प्रयास करते थे, भले गिन ना पाए, और गिनते गिनते नींद भी आ जाती थी। लेकिन अब प्रदूषण बहुत हो गया तो तारे कम देखने को मिलते हैं। तारों के बारे में हमने क्या चर्चा की थी? तारों की एक खासियत है, देखिए, तारा आप किसी को कब कहेंगे? किसी ऐसे खगोलीय पिंड को आप तारा कहेंगे जिसके पास क्या हो? खुद का प्रकाश हो। क्या हो? खुद का प्रकाश हो, साथ ही ऊष्मा हो। क्या क्या होना चाहिए तारा होने के लिए? लिखेंगे, नोट करेंगे। खुद का प्रकाश, उधार का नहीं होगा, सब खुद का होगा, ठीक है। खुद का प्रकाश एवं खुद की ऊष्मा होती है। तो पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने कि एक तारा और एक ग्रह में क्या अंतर होता है। जो बेसिक अंतर है वो ये है कि तारे के पास खुद का प्रकाश है, और उसके पास खुद ही लिख दिया है, उसको सही लिखना, खुद लिखना है आपको, ठीक है। खुद, एक, और खुद की ऊष्मा होती है किसके पास? तारे के पास। और कहाँ से आती है ये ऊष्मा और प्रकाश? तो उसका उत्तर आप सभी लिखेंगे। ऊष्मा प्रकाश कहाँ से आती है पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे क्योंकि ये बनते कैसे हैं। तो इनका निर्माण होता है नेबुला के द्वारा। नेबुला या निहारिका, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेबुला या निहारिका कैसे बनते हैं? जब गैस इस प्रकार से, ये आपके गैस के कण हैं, और धूल के कण, यहाँ पर लिखता हूँ पहले, गैस प्लस धूल के क्या है? कण। जब ये पास में आ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये पास में आने से क्या होगा? इनमें आपस में घर्षण होगा। एक तो गोल गोल घूमेंगे, साथ ही क्या होगा? इनमें घर्षण होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा, जिस कारण से क्या होगा? एक तो ऊष्मा आएगी, और दूसरा जब ऊष्मा गर्मी आती है तो कुछ ही चमकेगी। जैसे गर्म रॉड होती है लोहे की, तो चमकती भी है, उसमें ऊष्मा भी है, गर्मी भी है, साथ में चमकती भी है। तो घर्षण होने से ऊष्मा गर्मी आएगी, और ये चमकेगा भी, यानी प्रकाश भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तारों का निर्माण होता है नेबुला निहारिका के द्वारा, और ये उसकी प्रोसेस होती है जो मैंने आपको ये यहाँ पर लिखकर बताई है। अब इसको लिखना कैसे है वो लिखेंगे, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण लिखेंगे। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के, देखिए टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी होगी या कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो पूछ लेना बीच बीच में, क्योंकि
जब ये टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा क्लास में, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू करेंगे साथ में, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि सवाल कैसे बनते हैं यूपीएससी में। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे अपन, ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघों में परस्पर गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नाभिकीय संलयन होता है। और ये क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दो प्रक्रियाएं हमने पढ़ी थी। एक बार मैं फिर तो आपको बताऊंगा। अभी नोट कर लेते हैं पहले। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन के हीलियम आवाज कम आ रही है, सभी को दिक्कत हो रही है बताइए। अजय, संध्या, सभी लोग बताइए। संध्या कह रही है सही आवाज आ रही है, यानी आपकी तरफ से समस्या है। देखिए आपकी ओर से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई ऑन है मेरा। अब बताइए जितेंद्र, अभी भी दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह होता है। प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था उसी को हमने लिख लिया है। यदि लिखने को आएगा तो आप लिख पाएंगे। क्या हुआ, देखिए ब्रह्मांड में क्या है, गैस है, गैस के कण हैं। वो जब पास में आ जाते हैं, पास में आने से क्या होगा, बादल बन जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर दिखाया था डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर पास में आए क्या बन गया, बादल बन गया। और इनमें क्या होता है, आपस में गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है, जिसके कारण ये पास में आते हैं। दूसरी बात क्या लिखा है, नाभिकीय संलयन, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से आपको बताता हूँ क्या होता है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे छोटे एटम, एक एटम है और ये दूसरा है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा एटम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलना है। यानी हाइड्रोजन के जो दो एटम हैं ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हीलियम। तो क्या बनता है, हीलियम बनता है। और हीलियम से ही क्या होगा, प्रकाश आएगा और ऊष्मा भी रहती है इनके पास। तो इस प्रकार से हमने तारों का निर्माण कैसे होता है उसको समझ लिया है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया सभी को? अजय, संध्या, जितेंद्र, स्नेहल, समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, वेरी गुड। स्नेहल आपकी शायद पहली क्लास है, जहां तक मुझे याद है, आपने पहली क्लास नहीं की है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी पहली क्लास है स्नेहल? देखिए हमारा टॉपिक ये चल रहा है ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में, जिसमें हम तारों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, शुरुआत की है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिए क्लास को, आपको सब समझ में आएगा। कोई भी इतना टफ चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। ठीक है, मैं बाकी बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, सही बच्चों को पता है ये बात। अब इसमें क्या चीज है, देखो तारा तो बन गया, ये समझ में आ गया तारा बना कैसे। अब सवाल क्या बन सकता है यहाँ पर कि तारे में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी संरचना लिखेंगे कि तारे में क्या क्या चीजें विद्यमान है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन कितना है, सवाल बनेगा कि हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि हाइड्रोजन ही क्या बन जाता है, हीलियम। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, ये जुड़े आपस में और हीलियम बना। अब आप सोचिए कि जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ये क्या है, एक तरह से फ्यूल है। ये क्या है, फ्यूल है। जैसे आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं, डीजल, तो जब तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी,
उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर फ्यूल का काम करता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो हीलियम बनेगा नहीं और अंत में क्या होगा, तारे की मृत्यु हो जाएगी। तारा जो आप देखते हैं चमकता हुआ, उसका चमक खत्म हो जाएगी और उसका अंत हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि तारे का जन्म और मृत्यु कैसे होती है। अभी हमें ये समझना है कि तारे के अंदर जो फ्यूल है, जो उसका तेल है, ठीक है, डीजल है, जो भी कह सकते हैं आप, जिसके कारण उसमें चमक आती है, प्रकाश आता है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो क्या करेगा, हीलियम बनाएगा। तो हाइड्रोजन लगभग होता है 70%। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है तारा छोटा है कि बड़ा, लेकिन 70 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है। दूसरा बात करें तो हीलियम की, हीलियम की बात करें, हीलियम का परसेंटेज कम रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन मेन फ्यूल है, यही कन्वर्ट होकर क्या बनता है, हीलियम बनता है, 28%। ठीक है, और अन्य जो उसमें पदार्थ होते हैं वो बचिए आपके 2%। इस प्रकार से हमारे जो तारे होते हैं उनमें तीन मुख्य चीजें पाई जाती हैं। मुख्य तो आपके दो ही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब नोट हो जाए तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्नेहल, आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या है पढ़ाई का। देखिए, पहले मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में सभी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे एमसीक्यू, और उसके बाद आपको इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ दी जाएगी। पीडीएफ बाद में देने का इसलिए रूल है या प्रोसेस है मेरे द्वारा, जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। पहले आप यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को, फिर पीडीएफ जो मिलेगी उससे आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एंड में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपके क्लास नोट्स ही होंगे। क्लास नोट्स क्योंकि लैंग्वेज उसकी बहुत सिंपल होती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सबका नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ तारे हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। स्पेशल तारे हैं, तारे तो असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, अरबों खरबों में हैं। कुछ तारों के नाम स्पेशल हैं, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे उसको उदाहरण के रूप में। उदाहरण, अच्छा बताइए, क्या सूर्य एक तारा है या फिर नहीं है, बताइए क्या लगता है। मैंने लिख दिया है, लेकिन आप बताइए कंफर्म करके कि सूर्य तारा है या फिर नहीं है, और उसका रीजन भी मैं आपसे पूछूंगा। बताइए, क्या सूर्य एक तारा है या नहीं, यस और नो। ठीक है, संध्या कह रही नो, अच्छा ठीक है। जितेंद्र ने कहा है तारा है, बाकी लोग बताइए। अजय ने बोला है यस। स्नेहल, आप बताइए क्या लगता है आपको। हर्षिका, आपने भी ज्वाइन किया, आप बताइए क्या सूर्य एक तारा है या फिर नहीं है। ठीक है, दो लोगों ने बोला है नहीं है, चलिए भी देखते हैं। हर्षिका ने भी कहा नहीं है, तो आप लोगों ने बताया कि सूर्य तारा नहीं है। अब देखो, पहचान क्या है तारे की, अभी मैंने आपको लिखवाया है, उसको देख लेते हैं तो आपको याद आएगा। जिसके पास खुद का प्रकाश हो, पहली कंडीशन, और दूसरी क्या है, ऊष्मा यानी गर्मी या तापमान। अब आप सूर्य को ध्यान से देखिए, डेली आप देखते हैं, अभी बहुत गर्मी भी पड़ रही है तो आप उससे तो परेशान ही होंगे। तो सूर्य के पास खुद की गर्मी तो है, ऊष्मा है, सही बात है सर, है। साथ ही इसके पास प्रकाश भी है, चमकता भी तो है। तो इसके पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो यानी सूर्य भी क्या है, तारा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, इसके पास ऊष्मा है और इसके पास प्रकाश भी है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सबसे बड़ा तारा है हमारे पूरे आकाश मंडल जो आपका है, जिसमें आप रहते हैं, आकाश गंगा है जो आपकी, उसका सबसे बड़ा तारा सूर्य है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप कभी कंफ्यूज मत होना कि सूर्य तारा है या नहीं। कोई पूछे तो बताना कि हाँ सूर्य तारा है, क्योंकि उसके पास गर्मी है, तापमान है और प्रकाश भी है, चमकता भी है वो। और साथ ही सूर्य में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ये प्रक्रिया सूर्य में भी होती है, नाभिकीय संलयन। तो एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी नाभिकीय संलयन होता है तो प्रकाश भी आएगा और ऊष्मा तो आएगी ही आएगी। तो ये जो प्रोसेस है नाभिकीय संलयन की, ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होता है, तो दो छोटे अणु, छोटे एटम एक बड़े एटम या अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को।
दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, दूसरा उदाहरण, उसे लिखेंगे ध्रुव तारा। इसके बारे में आपने सुना होगा, काफी कहानियां सुनी होंगी ध्रुव के बारे में। ध्रुव तारा या पोल स्टार, ठीक है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे की खासियत क्या है कि ये हमेशा जो है उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई पड़ता है। यानी हमारे जो पृथ्वी इस प्रकार से मैं बना हुआ, यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, तो ऊपर का जो ये जो बिंदु है पर नीचे बिंदु है, यानी बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोल, दोनों ही क्या है, ध्रुव है। लेकिन जो ऊपर की ओर है वो उत्तर की ओर है। यदि आप यहाँ पर ऐसे बनाएं दिशा, तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, ईस्ट और आपका वेस्ट। तो ऊपर का ध्रुव कहलाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर दो क्या है, दो पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तरी और दक्षिणी। तो जो ध्रुव तारा है यह आपको दिखता है उत्तरी ध्रुव में। इसकी खासियत है ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर ही आपको दिखाई पड़ता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों ये इतना फेमस है ध्रुव तारा? इसका प्रयोग पिछले जमाने में, यानी बहुत प्राचीन समय में, जब हमारे पास कंपास नहीं था, ठीक है, गैजेट नहीं थे जैसे हम किसी डायरेक्शन को पता कर सकें, तो ध्रुव तारे का प्रयोग हम करते थे दिशा देखने के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग लिख लेंगे, प्रयोग दिशा ज्ञात हेतु करते थे। दिशा को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, करते थे, या अभी भी करते हैं। जैसे आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग जब होती है तो उनको ये सब सिखाया जाता है आर्मी में, कि आपको हम कंपास नहीं देंगे, आपको कुछ मैप दिया जाएगा और साथ में आपके पास ये चीजें सिखाई जाएंगी कि आपको नॉर्थ जो स्टार है, ध्रुव तारा है, पोल स्टार है, उसको कैसे फॉलो करना है और इसकी हेल्प से आपको डायरेक्शन पता करनी है। तो ध्रुव तारा का जो प्रयोग है आप लिख लेंगे, इसका प्रयोग हम करते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए। ये सवाल बन सकता है, दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा तारा प्रयोग में आता है? ध्रुव तारा या पोल स्टार। कहाँ पर होता है ये? उत्तरी ध्रुव के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर आप, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी तारे का नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में क्या खास बात है? देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी आकाशगंगा जो है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इसके पास में कौन है? वो आपकी एंड्रोमेडा या देवयानी थी। उसी प्रकार जो हमारा सूर्य है, सन या फिर सूर्य, क्योंकि ये भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अभी आपको समझाया क्यों है तारा। सूर्य के पास में जो इसका मित्र है, सबसे पास में जो बड़ा तारा है, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो सूर्य के नजदीक सबसे बड़ा तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर आप लिखेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, नोट करिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक तारा, क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे पास है, नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सभी का नोट हो गया? बताइए यस और नो। ठीक है। अब कई बार सवाल ये बनता है कि तारे घूमते हमको दिखते हैं घूमते हुए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपनी लोकेशन से, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है पूरे ब्रह्मांड का। ये हमने पढ़ा था, इस बात की पुष्टि की थी हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा, नासा ने, कि पूरा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, सारी चीजें दूर दूर जा रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि जो तारे हैं उनकी दिशा क्या है घूमने की? जैसे हर चीज घूमती है ना, पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों ओर, सूर्य भी घूमता है। क्या आपने सुना है कि सूर्य भी घूमता है किसी के चारों ओर? क्या किसी को पता है? बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ये नई जानकारी हो सकती है आपके लिए। क्या आपको पता है कि सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी चीज का? बताइए, आप सभी जानते हैं इस बात के बारे में? नहीं जानते हैं? तो ये नई जानकारी आपके लिए होगी, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा सूर्य है वो भी चक्कर लगाता है, सोचिए। अब आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, देखो।
सबसे पहले बनाते हैं सूर्य, ये आपका सन है। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, एक ग्रह मान लेते हैं पृथ्वी को, बाकी 8 ग्रह हैं। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमता है हमारा, पृथ्वी घूमती है। अब ये सूर्य किसके चक्कर लगाता है इसको समझो। ये चक्कर लगाता है आकाश गंगा के। जो हमारी आकाश गंगा है, इतनी बड़ी आपको बनाकर दिखाई गई है इस प्रकार से, ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। इस पूरी आकाश गंगा में हमारा सूर्य अपने ग्रहों को साथ में लेकर घूमने जाता है, सबको सैर कराता है। मतलब ग्रह तो घूम ही रहे हैं, पूरा जो सूर्य है, सौर मंडल यानी सूर्य और साथ में सारे ग्रह, ये सभी धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से पूरे आकाशगंगा के चक्कर लगाते हैं। तो ये बात आप पे नई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करेंगे लिखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे इरेज कर दूं एक बार। कई लोगों को ये बात नहीं पता होती है, उनको लगता है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य कहीं नहीं घूमता, लेकिन सूर्य भी घूमता है। इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सूर्य अपनी आकाशगंगा, अपनी क्यों, क्योंकि सूर्य उसी आकाशगंगा का हिस्सा है। सूर्य अपनी आकाशगंगा, आकाशगंगा के चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ऐसा करने में उसे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। कितने, 25 करोड़ साल लग जाते हैं। देखिए, लिखिए सभी लोग, ऐसा करने में उसे, ऐसा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और ये जो समय लिखा है 25 करोड़, इसे कहा जाता है कॉस्मिक वर्ष। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लीजिए, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं इस समय को, इस समय को, इस समय को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ऐसे ही लिखेगा जैसे लिखा है मैंने, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है अब आपसे कि कॉस्मिक ईयर क्या है, तो आप आंसर करेंगे, सूर्य को अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर या कॉस्मिक वर्ष। समय कितना है, 25 करोड़ साल। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। एवरीवन ऑल क्लियर? ठीक है, सभी को, अजय, जितेंद्र, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। अब इसमें जो हम लिख रहे थे, इसमें हमें एक चीज जो लिखनी है वो है दिशा के बारे में, कि जो हमारे तारे हैं, तारों की दिशा कैसी है। लिखेंगे तारों की घूमने की दिशा, किस दिशा में घूमते हैं, घूमने की दिशा। आमतौर पर जो सभी तारे होते हैं उनकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, जो हमें दिखाई पड़ता है घूमते हुए कि वो दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर। लिख लेंगे आप सभी, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तारे जा रहे हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपवाद है, कुछ तारे ऐसे हैं जो कि इस दिशा को फॉलो नहीं करते, उनकी दिशा विपरीत है। लिखेंगे अपवाद, जो पूर्व से पश्चिम नहीं घूमते, अपवाद में लिखेंगे आप ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, इसकी दिशा कोई फिक्स नहीं है, तो ये अपवाद है इस बात का। बाकी तारे नॉर्मली जो देखा गया है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम, यानी ये पूर्व साइड में है और यहाँ आ गया पश्चिम हो गया,
तो तारा यहाँ से यहाँ की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको ये दिखाई पड़ेगा आसमान में, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से तारे के बारे में हमने सारी बातें जान ली हैं। अब जो है तारों का जीवन कैसे बढ़ता है आगे, तारे तो बन गए, तारे में क्या होता है ये जान लिया। मेन उनका जो फ्यूल है जिससे तारों में चमक और प्रकाश है वो क्या है, वो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जब कम होता जाएगा क्योंकि कभी ना कभी फ्यूल खत्म तो होना ही है, ठीक है। जैसे हमारा जो सूर्य है एक दिन उसका भी जो फ्यूल है हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एक ऐसा तारा इसमें कुछ चमक नहीं होगी और आगे जाकर वो बन जाएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा, मूवीज ही बनी है कई प्रकार से। तो ब्लैक होल के बारे में अभी आप समझोगे कैसे बनता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है, जैसे हम मनुष्यों में हम पहले जन्म लेते हैं, फिर बच्चे, फिर बड़े, फिर यंग हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे की ओर जाते हैं, उसी प्रकार तारों का भी जीवन है। एक हेडिंग बनाएंगे, तारों का जीवन चक्र। सॉरी, तारों का जीवन चक्र। सबसे पहले तारे बने कैसे थे, तो नेबुला से बने थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा निहारिका या नेबुला, क्योंकि जन्म यहीं से हुआ था, निहारिका या फिर नेबुला। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। निहारिका क्या होता है, स्नेहल आप सुन लीजिए, आपकी पहली क्लास है। धूल और गैस के कण होते हैं, धूल प्लस कण, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं, बादल। इन्हीं बादलों को कहा जाता है निहारिका। और इसी में जो है तारों की उत्पत्ति होती है, तारे जन्म लेते हैं। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए। इसके बाद तारा आपका बन गया, ये आपका तारा आ गया सामने आपके, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं सभी लोग तारा, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको दिखता कुछ ऐसे तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब तारों का जीवन कैसे शुरू होता है समझिए, इस तरफ और नीचे की ओर दो प्रकार के तारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो तारा होता है उसे बोलते हैं स्टेलर, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनिए। पहला तारे का जो स्टेज है वो है स्टेलर क्लाउड, वो आपको देखना नहीं है, वो आएगा मेरे एग्जाम में। सबसे पहले आप लिखेंगे आदि तारा, जो शुरुआत है तारे की, अभी तारा छोटा है, बच्चा है, ठीक है, आदि तारा। यहाँ भी सेम लिखेंगे आदि तारा। ये दो लाइन क्यों बनाई गई अलग से, इसको अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा तारा, पूरी तरह से बड़ा विकसित तारा हो जाएगा, क्योंकि अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। निहारिका, उसके बाद क्या था, ये क्लाउड अभी विकसित नहीं हुआ है। फिर बना आदि तारा, छोटा एक बच्चा है। अब इसमें तारा पूरी तरह से विकसित हो गया जब यहाँ पर प्रकाश और बाकी चीजें भी ऊष्मा वगैरह आ जाएगा। उसके बाद अब ये चमकेगा, चमकेगा तो दिखेगा लाल दानव की तरह से, इसको कहते हैं लाल दानव, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी, जो ऊपर ही तारा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लाल दानव तो होगा, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे महालाल दानव। अभी क्यों लिख रहे हैं ऐसा, उसको समझाऊंगा, अभी बस लिख लीजिए महालाल दानव। ऊपर के स्टेज में लाल दानव बना और नीचे महालाल दानव। अब इसके बाद क्या हुआ, इस तारे का जो प्रकाश है वो कम हो गया, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कम हो गया। मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है कम हो गया, नीचे की ओर एरो बना दिया तो कम हो गया है। अब हाइड्रोजन कम होने से क्या हुआ, चमक कम हो गई, प्रकाश कम हो गई। अब ये सफेद दिख रहा है, क्योंकि पहले प्रकाश बहुत तेज था तो लाल दिख रहा था, जैसे सूर्य आपका लाल दिखता है। प्रकाश जब कम होता है तो हल्का हल्का सफेदे की ओर रंग हो जाता है। अब ये दिखेगा सफेद, तो बोलेंगे श्वेत वामन। श्वेत मतलब होता है सफेद, श्वेत वामन। वामन का मतलब होता है छोटा, ड्वार्फ। अभी तक बड़ा था, लाल दानव था, अब उसका आकार भी सिकुड़ रहा है और उसका जो ईंधन है, जो फ्यूल है वो खत्म हो रहा है, तो कहलाया श्वेत वामन। इसके बाद ये बनेगा आपका श्वेत वामन के बाद, अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी बस आप समझ, जो मैं बोलता हूँ उसको सुनते जाओ, अभी फिर समझाऊंगा आपको कि कैसे हो रहा है। देखिए, श्वेत वामन के बाद अब जो है इसका पूरा फ्यूल हाइड्रोजन खत्म हो चुका है और अब ये बनेगा काला वामन। अभी आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको पूरा फिर समझाऊंगा काला वामन, ठीक है। अब पहले हम ऊपर की दशा जो है उसको समझते हैं, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, फिर आते हैं सेकंड में। होता क्या है,
तारों के आकार के अनुसार तारों को दो भाग में डिवाइड किया है मैंने, एक ऊपर आपको लाइन दिख रही है, एक नीचे। अब उसका डिवीजन जो किया है उसका आधार क्या है वो समझते हैं। यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक सीमा होती है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ये क्या चीज है? तो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन वैज्ञानिक जी ने एक लिमिट बनाई है। किसकी लिमिट बनाई है? तारों के लिए। सीमा किसके लिए? तारों की सीमा है। अब वो क्या कहते हैं वो सुनिए। इनके अनुसार किसी तारे का द्रव्यमान, द्रव्यमान जानते हैं, मास, भारीपन, जैसे आप और हम हैं, हमारे शरीर में क्या है? कुछ द्रव्य भरा हुआ है, हड्डियां हैं, मांस है, ये सब क्या है? द्रव्य है, ठीक है। उसी प्रकार तारे के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उसका द्रव्य है, उसी से बना हुआ है वो, दूध और गैस के कण है। तो चंद्रशेखर जी ने बताया कि किसी भी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.33 गुना ज्यादा होगा तो उसकी मृत्यु अलग प्रकार से होगी। यदि इससे कम होगी वैल्यू तो उसकी मृत्यु अलग प्रकार से होगी। इसको मैं लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, जो वैल्यू दी है वो क्या है कि सूर्य के द्रव्यमान से हमें कंपेयर करना है। सूर्य इतना बड़ा है हमारा, सूर्य का जो भी मास है, कंपेयर करेंगे प्रत्येक तारे को, डिसाइड करेंगे कि वो कैसे मरेगा, उसकी डेथ कैसे होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं जो फॉर्मूला दिया उन्होंने कि सूर्य के द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास, सूर्य का मास जो भी है उसमें कर दो मल्टीप्लाई 1.33 या फिर 44, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ये वैल्यू है 1.44, ये कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ये इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। सुना ध्यान से, थोड़ा टफ हो सकता है बट सुनोगे तो आ जाएगा। देखो ये क्या है? ये एक वैल्यू है जिसे बोला गया चंद्रशेखर सीमा। इसके अनुसार सूर्य का द्रव्यमान लीजिए और उसमें गुणा करिए 1.4 का। अब जो वैल्यू आई, मान लीजिए एक्स वैल्यू आई या वाई लेते हैं कि वाई वैल्यू आई आपकी, सूर्य का द्रव्यमान कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, अभी हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि इसकी वैल्यू आई वाई। अब क्या करेंगे? तारे को लेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, ये वाई आ गई वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे? तारा लेंगे, उस तारे का जो द्रव्यमान होगा, जो उसका मास है, जो भी द्रव्यमान है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर यदि कंपेयर में तुलना करना कि मास किसका ज्यादा है, तो यदि ये जो वैल्यू y आई थी इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, यदि y से तारे की वैल्यू ज्यादा है, ये बड़े का साइन है, ठीक है, जो y है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तारे का द्रव्यमान छोटा है, कम है, तो इसकी मृत्यु अलग प्रकार से होगी। यदि y जो वैल्यू आई थी फॉर्मूले के अनुसार इससे ज्यादा वैल्यू है तारे की, आपके तारे से हम तुलना कर रहे हैं, तारे का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसकी मृत्यु अलग प्रकार से होगी। अब किस प्रकार से होगी वो आप समझेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ आपका 1 और इसको लिखता हूँ 2। इसको भी आप नोट कर लो, इससे आपको याद रहे, ठीक है। क्या क्या नोट करो? चंद्रशेखर लिखो और सामने लिखो फॉर्मूला, और एग्जाम ये लिख लेना उदाहरण के लिए हुआ है, ठीक है, हमने माना है, इसको लिखना माना है, इसको लिखना माना है, ये मानी हुई वैल्यू है। इतना नोट करो, फिर आपको समझाता हूँ आगे की कहानी। जब नोट हो जाए तो बता देना कि सर हो गया है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि y जो वैल्यू आई है उसको माना गया है, लेट किया गया है। हो गया सभी का? आगे बढ़े, नोट हो गया है? बताइए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलिए नोट हो गया सभी का। अब इसके आगे जो लिखा है इसको भी नोट करिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम एज इट इज। 1 नंबर डालिए और लिखिए जो y है, y का मान लिख लीजिए, ठीक है। y क्या है? y मान है, एक वैल्यू है जो हमने मानी थी, ये एक वैल्यू है। और ये आपका जो कोई तारा होगा उसका द्रव्यमान है। क्या किया गया है? यहाँ पर तुलना की जा रही है, लिख लेना ब्रैकेट में तुलना, तारों की आपस में तुलना होती है, सूर्य से हम तुलना कर रहे हैं, इसको भी नोट करो।
देखिए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको फोकस करना है, ठीक है, डरना नहीं किसी भी चीज से। चलो, दोनों सेम है ना सर? नहीं सेम नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है पर, इसका मतलब होता है ये y जो है बड़ा है, मान इसका क्या है, इसका मान ज्यादा है, ये बड़ा है। इस साइन का मतलब होता है बड़ा और इसका होता है छोटा, यदि आपने मैथ में पढ़ा हो। यहाँ द्रव्यमान इसका क्या है, कम है। लिख लो, नहीं ये बताया तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान यहाँ पर ज्यादा उल्टा लिख गया है, ये 1 मिनट इसको करेक्ट कर लेना। कम ऊपर वाले में द्रव्यमान ज्यादा है सूर्य से, और ऊपर लिखना द्रव्यमान कम है, क्योंकि y क्या है, सूर्य की वैल्यू आई है ना, कि सूर्य के द्रव्यमान में हमने कुछ गुणा किया है 1.4 का, तब जो वैल्यू आई थी। अब नोट हो गया होगा सभी का, आशा करता हूँ। फिर मैं आगे समझाऊँ आपको क्या कहानी है, कैसे मिट्टी होती है, क्या बनते हैं सभी। जितेंद्र, अजय, संध्या, नोट हो गया? ठीक है, नोट हो गया है सभी लोगों का लगभग। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान देना, जो 1 नंबर लिखा है, हम चलते हैं पहले 1 नंबर पर। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये आपका है 1 नंबर। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 1 को नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने माना है उसके अनुसार 1 ये नहीं रह सकता। 1 मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ, और ये आपका 2। अब सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की। यहाँ पर क्या बात हुई है कि जो आपका तारा है उसका द्रव्यमान कम है, हमें द्रव्यमान यहाँ पर कम लेके चलना है। तो कम वाला जो कंडीशन है वो ऊपर ही है, तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ 1। एक मिनट काम नहीं कर रहा है, वेट। हाँ ठीक है, ये आपका पहला जो वैल्यू आया उसके अनुसार ये डायग्राम बनेगा। अब इसको फिर समझते हैं। तारा बना, सबसे पहले तारा तक कॉमन है, यहाँ तक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या होता है वो समझिए, लाल दानव बनता है जब तारा चमक रहा है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन खत्म होने लगा, धीरे धीरे ईंधन खत्म होने लगा, तो बना श्वेत वामन। और फिर बनेगा अंत में, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तारे के पास, तो बचेगा आपका काला वामन, यानी काला पड़ जाएगा। अब उसमें ना ऊष्मा है ना चमक है। तो सवाल कैसे बनेगा वो समझिए। सवाल ये आएगा कि तारे का अंत काला वामन के रूप में कब होता है, तारे का अंत काला वामन के रूप में कब होता है। आंसर क्या होगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा। तो क्या आपने कंडीशन पहली वाली पढ़ी यहाँ पर, कि द्रव्यमान कम है, और जब द्रव्यमान कम होगा, किससे कम होगा, सूर्य के मुकाबले, सूर्य से हम कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य से जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसे, जिसका जो अंत होता है वो काला वामन के रूप में होता है। समझ में आ गया? पहली समझ में आ गई आपको, बताइए यस और नो। सबको क्लियर हो गया है ये बात? इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको समझ में आए। तो पहली कंडीशन यहाँ पर, जो तारा है, तारा छोटा है, ठीक है, तारा छोटा, किससे, सूर्य से। सूर्य से तारा छोटा होगा तो क्या होगा, उसका जो अंत है वो काला वामन के रूप में होगा। अब आएंगे हम सेकंड वाले पर। समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आते हैं सेकंड वाले पर। ये जो आपका सेकंड केस है, इसको फिर से बनाते हैं सेकंड वाले को। सबसे पहले वही तारा बनेगा, वहां तक कॉमन रहेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है महालाल दानव। महा क्यों लिखा है वहां पर, सिर्फ लाल दानव क्यों था, क्योंकि वो तारे छोटे थे। अब सेकंड केस में क्या है, सूर्य से बड़े तारे, लिख लेता हूं ब्रैकेट में, आपको समझ में आए, सूर्य से बड़े तारे, उनकी बात यहाँ पर हो रही है सेकंड केस में। ठीक है, जहां पर आपको लिखा गया, देखिए, कि सूर्य से इस तारे का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा जब होगा तो उसका अंत कैसा होगा वो समझते हैं। महालाल दानव बनेगा, फिर यहाँ भी जो है हाइड्रोजन जो ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर बनेगा आपका सुपरनोवा। क्या बनता है, सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा, ये ध्यान देना है, क्या बनेगा, सुपरनोवा बनेगा। अब सुपरनोवा के बाद भी 2 कंडीशन बन के आती हैं सामने। अब क्या बनेगा उसको देखते हैं।
ए और दूसरा आपका बी। सुपरनोवा बनने के बाद या तो बनेगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, या फिर बनता है ब्लैक होल, ब्लैक होल, जो कि अक्सर न्यूज में आप सुनते होंगे ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल। तो सुपरनोवा बनने के बाद या तो न्यूट्रॉन बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो अब सवाल कैसे बनेगा कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 1.4 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका वही कहता है, जब सूर्य का जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा होगा तो तारों का अंत किस रूप में होगा, तो आपके आंसर होंगे न्यूट्रॉन और ब्लैक होल। अब यदि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया है तो इजी हो जाएगा कि आप एक लगा दोगे। यदि दोनों दिया है और आपको चूज एक ही करना है कि न्यूट्रॉन चूज करना है या फिर ब्लैक होल, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझते हैं। न्यूट्रॉन कब बनेगा और ब्लैक होल कब बनेगा, इसकी भी कंडीशन बताई गई है, किसके द्वारा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा, जिन्होंने ये पूरा फॉर्मूला दिया था, उसको समझते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन बनेगा जब द्रव्यमान 1.4 से 3, ये क्या है वैल्यू, यहाँ पर देखेंगे, फिर से आते हैं फॉर्मूले में, यह क्या लिखा है 1.4 किसका, सूर्य के द्रव्यमान का। अब यहाँ पर वैल्यू जो भी y आई थी, ठीक है, जो भी कुछ वैल्यू आएगी आप करेंगे जो मल्टीप्लाई, उस वैल्यू से लेकर यदि 3 तक आती है वैल्यू, 3 क्या है, मास ऑफ सूर्य लिखेंगे, 3 क्या है, द्रव्यमान, 3 गुना लिखेंगे, ऐसे आप कंफ्यूज जाएंगे, लिखेंगे देखो 3 गुना, 3 गुना किसके, सूर्य के, ऐसे लिखो समझ में आ जाएगा कि सूर्य के कितने गुना, 3 गुना तक जब रहेगा तारा तब तो न्यूट्रॉन बनेगा, जैसे ही 3 गुना के पार कर जाएगा तो क्या बनेगा, ब्लैक होल। यानी कोई ऐसा तारा है बहुत बड़ा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज्यादा हो, कितने गुना, 3 गुना ज्यादा हो, 3 टाइम्स, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ब्लैक होल। सभी यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, द्रव्यमान लिखेंगे 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूँ ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल कब बनेगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज्यादा हो, कितने गुना, 3 गुना ज्यादा होगा, तब क्या बनेगा आपका, ब्लैक होल बनता है, ज्यादा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अलग से लिखवा दिया है। अब सवाल कैसे बनेगा वो सुनिए, ब्लैक होल का निर्माण कब होता है या ब्लैक होल कब बनता है, तो आप उत्तर करेंगे कि जब कोई तारा, उसका द्रव्यमान, उसका जो मास है वो सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज्यादा हो, यानी उससे काफी बड़ा हो, उसका मास काफी ज्यादा हो, कितना गुना, 3 गुना, ये शब्द याद रखेंगे 3 गुना, ठीक है, तभी क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। समझ में आ गया सभी को, एनी डाउट एनीवन, यदि है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने समझा तारों का जन्म और उनकी मृत्यु कैसे होती है। सबको सब क्लियर है, यदि कोई डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मैं सभी के रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो, हमने देखा कि पहले तारा बन गया, निहारिका से तारा बना, उसके बाद उसका जो जीवन है नॉर्मल चलता रहा, यहाँ भी सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, तारा बनेगा, तारा तक सेम ही है। लेकिन फिर बात आई कि कुछ तारे जो होंगे वो सूर्य से छोटे होंगे, क्योंकि कंपैरिजन करा जा रहा है सूर्य के, आपके सन से। और ये बात किसने बताई है, तो आपके चंद्रशेखर जी ने बताई है, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला है कि सूर्य का द्रव्यमान लो, उसका मास लो और उसमें 1.4 का गुणा कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रखो सामने, और दूसरे तराजू में क्या रखो आप, तारे का जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका जीवन कैसा होगा, उस तारे को रखो, और फिर देखो कि कौन भारी है कौन हल्का है। तो पहली बात यहाँ पर ये आई कि ऐसी वैल्यू आई जहां पर सूर्य बड़ा है और तारे छोटे हैं, यानी तारा जो है छोटा है, सूर्य के मुकाबले तारे छोटे हैं।
तो उनका अंत कैसा होता है? काला वामन के रूप में, ठीक है। और पहले वो श्वेत वामन होते हैं, फिर जमा कम होकर काला वामन बन जाएगा। दूसरी बात हमने देखा कि जब तारे बहुत बड़े हों, किससे बड़े हों? सूर्य से ज्यादा बड़े हों, तो क्या बनेंगे? महालाल दानव बनते हैं। उसके बाद क्या बन जाते हैं आपके ये? सुपरनोवा बन जाते हैं। अब सुपरनोवा के बाद भी दो कंडीशन आई कि जब इनका द्रव्यमान की जो वैल्यू आएगी वो 1.4 से लेकर 3 गुना के बीच में हो, तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। यदि उसका द्रव्यमान तारे का सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से ज्यादा हो जाए तो ब्लैक होल बन जाता है। इतनी बात हमने समझी है। और इस प्रकार से जो बड़े तारे होते हैं उनका अंत होता है ब्लैक होल के रूप में। तो अब आप ये बताइए कि जो हमारा सूर्य है उसका अंत किस रूप में होगा? क्या वो ब्लैक होल बनेगा या फिर वो बनेगा काला वामन? कमेंट करके आंसर बताइए, सोचकर आंसर करिएगा कि हमारा सूर्य जब उसका, वो भी तो तारा ही है, उसका ईंधन खत्म हो जाएगा, उसका सारा पेट्रोल नष्ट हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा या फिर वो बनेगा वामन तारा? बताइए क्या लगता है आपको? गेस कीजिए कुछ, फिर मैं बताता हूँ आपको। सभी लोग कमेंट करके बताइए। अभी बस एक ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। जितेंद्र ने कहा है कि ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। बाकी लोग गैस तो करिए कम से कम। आप इतना संकोच, इतना डरा मत करो कि सर ने पूछ लिया बस शांत हो गए। तो ब्लैक होल कह रहे हैं, अजय भी कह रहे हैं ब्लैक होल। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल कब बनता है आप उसको समझो। जो ब्लैक होल बताया आपने, आपने सोचा तो सही होगा, लेकिन आप ये समझो कि ब्लैक होल कब बनेगा। यहाँ बात क्या हो रही है कि तारे जो होंगे सूर्य से बड़े होंगे। कंपेयर ही आप सूर्य से कर रहे हो, तो सूर्य जो है ब्लैक होल कैसे बन पाएगा? क्योंकि कंपैरिजन ही आप किससे कर रहे हो? सूर्य से कर रहे हो। सूर्य से बड़ा होगा तारा तभी तो बनेगा ब्लैक होल। लेकिन सूर्य तो अपनी जगह पर है, वो छोटा ही है ना उस तारे से, तो वामन बनेगा। क्या बनेगा? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? संध्या कह रही है वॉइस की दिक्कत आ रही है। सबको वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य आपका बनता है वामन तारा। इसको भी ध्यान रखना, सूर्य क्या बनेगा अंत में जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा वामन तारा। क्यों बनेगा वामन? मतलब कैसा वामन? कृष्ण वामन, काला वामन, ठीक है। क्योंकि ब्लैक होल बनने की कंडीशन ही क्या है कि वो तारा सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा हो। अब आप कंपेयर ही सूर्य से कर रहे हो, तो सूर्य तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो बन जाएगा वामन, छोटा तारा रहेगा और वो चमकना बंद कर देगा। इस प्रकार से आपने समझा पूरे जीवन चक्र को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे का टॉपिक आपका है तारों के बारे में। जो आपका न्यूट्रॉन तारा है उसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो हमें लिखनी है। हेडिंग बनाइए न्यूट्रॉन तारा। कोई कुछ कहना चाहता है? न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा अभी हमने पढ़ा था कि जब बड़े तारे मरते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन। और उसके बाद वो आगे चल के क्या बन जाते हैं? या तो ब्लैक होल या फिर आपका न्यूट्रॉन, सुपरनोवा, सॉरी सुपरनोवा बनता है, फिर आपका न्यूट्रॉन या फिर ब्लैक होल बनता है। तो न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या बातें लिखनी है, नोट करेंगे। इसका जो मास है वो कितना है? सूर्य के द्रव्यमान के मुकाबले इसके द्रव्यमान का मान 1.4 से 3 सौर द्रव्यमान
तक होता है। जो आपको लिखवा था ब्रैकेट में उसको बार लिखवा दिया डिटेल में कि आपको याद रहे। इसकी वैल्यू रहेगी 1.4 से 3 के बीच में। किसे कंपेयर हो रहा है? सौर द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका ये? न्यूट्रॉन स्टार। इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, लिखेंगे इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा है, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि आप हिमालय जाइए, ठीक है, पूरे हिमालय को आप जिसका जितना हिमालय का घनत्व है और इस एक तारे का घनत्व आपको निकालना है तो एक चम्मच में लीजिए। एक तारा है आपका ये न्यूट्रॉन स्टार, इसकी कुछ मिट्टी को आप कुछ भी इसकी जो कण होंगे इसको चम्मच में लीजिए, ठीक है, चम्मच में भरा आपने, उसके बराबर आपका पूरा हिमालय आ जाता है। तो इतना घनत्व इतना भारी है कि एक इसके एक चम्मच के बराबर जो घनत्व इसका है वो पूरे हिमालय के बराबर आता है, कि हिमालय आपका बहुत बड़ा पर्वत है, आप सभी जानते हैं। तो इतना ज्यादा ये घना है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। और घनत्व क्यों ज्यादा है उसका रीजन ये है कि जब ईंधन खत्म हो जाता है तो तारे सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने से क्या होगा? चीजें पास में आती हैं, जब चीजें पास में आती हैं वो घनी हो जाती है। जैसे रुई है, रुई को बिखर दो तो वो विरल हो जाएगा, ठीक है, भारी नहीं रहेगी। पास में लाके उसको एकदम चिपका दो तो थोड़ी भारी हो जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका घनापन बढ़ जाएगा। तो ये आपने समझा न्यूट्रॉन तारे के बारे में। अब एक तारा और होता है पल्सर तारा। गाड़ी तो आपने सुनी होगी पल्सर, ठीक है। अब आप तारे के बारे में पढ़ लीजिए कि पल्सर एक तारा भी होता है। तो यानी जो नाम चुराया गया है वो इस तारे से चुराया गया है। पहले तारे का नाम पल्सर था, वहां से नाम लिया है, फिर गाड़ी पर रखा है नाम, ठीक है। जैसे आपने ये एक ब्रांड सुना होगा, तनिष्क ब्रांड। तनिष्क जो शब्द है वो प्राचीन इतिहास में आप पढ़ोगे तनिष्क के बारे में, ठीक है। तनिष्क ब्रांड बना हुआ है, ऐसे कई ब्रांड है, उन्हें शब्द उठाए हुए इतिहास से, भूगोल से, ठीक है। चलो पल्सर के बारे में जानते हैं। पल्सर तारा, पल्सर, इसके बारे में क्या खास है? ये एक बहुत ही चमकदार तारा है जो कि जब घूमता है तो इससे निकलती है कुछ विकिरण, कुछ रेडिएशन निकलती है, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये इसके बारे में खास बात है, देखेंगे अत्यधिक चुंबकीय होता है, चुंबक की शक्ति बहुत ज्यादा होती है इसमें, चुंबकीय, बहुत तेज घूमने वाला, बहुत तेज घूर्णन करने वाला, वाला तारा। तो क्या बात याद रखनी है यहाँ पर? एक तो चुंबकीय बहुत ज्यादा है, इसकी आकर्षण शक्ति कैसी है? बहुत ज्यादा है। साथ ही बहुत तेज घूमता है। तो जब बहुत तेज घूमेगा तो इससे कुछ विकिरण निकलेंगे, रेडिएशन निकलेगी, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर सभी लोग, इससे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। तो जो बातें आपको लिखवाई गई हैं स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछेगा कि पल्सर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? पहली लाइन आपकी कि इसमें चुंबकीय बल बहुत ज्यादा है, बहुत तेज घूमता है। दूसरा स्टेटमेंट कथन आपका क्या बनेगा? कि इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। तो यदि आपको पता होगा तो आप टिक कर लेंगे, नहीं पता होगा तो आप पड़ोसी को देखेंगे, है ना, यही करेंगे और क्या करेंगे सर जब नहीं आएगा तो इस प्रकार से पल्सर के बारे में आपने जान लिया। अब इसको, क्योंकि चमकता बहुत है, बहुत तेज घूमता है, इसके कारण इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? देखिएगा, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ। तो ये आपका प्री का सवाल बन जाएगा यहाँ से कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर पल्सर को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तारों के बारे में मुख्य बातें आपने पढ़ ली हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे।
तो यदि आपको कोई डाउट हो तो 2 मिनट का समय आपके पास है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ या टॉपिक से जुड़ा हुआ, कैसा भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। यदि डाउट नहीं है तो वही बता दीजिए कि सर क्लियर है, सब समझ में आ गया है, जिससे मुझे भी थोड़ी शांति रहे कि हाँ आपको समझ में आया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। संध्या आपको ठीक है, राखी आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। तो क्लास को मैं अभी एंड करता हूँ, इसके आगे का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रिवाइज कर आइएगा, मैं सवाल पूछूंगा, जैसे क्लास स्टार्ट होगी पहले मैं सवाल पूछूंगा जो भी पढ़ाया गया है आज। तो रिवीजन डेली का डेली करना है, जिससे आपके दिमाग पर लोड ना हो कि कुछ चीजें मेरी छूट गई हैं। रिवीजन हमेशा डेली करना है, ठीक है। जो पढ़ा सोने से पहले एक बार देख लिया, रिवाइज हो जाएगा।